हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शशि सर, राजेंद्र एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स यूनिट और मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं हम। फिजिक्स पढ़ना मतलब ज़िंदगी को आसान बनाना होता है। मेरे हिसाब से फिजिक्स पढ़ने का मतलब ज़िंदगी को आसान बनाना होता है। और फिजिक्स को हम जितने अच्छे से समझ पाएँ तो ये समझते हैं कि हम ज़िंदगी को जीने, या कह सकते हैं कि ज़िंदगी को जीना अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं। चैप्टर आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट है और आपका ये लेक्चर नंबर 1 है ये, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट और मेजरमेंट को हम शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कहानी क्या है? हाँ, तो शुरू करते हैं एक कहानी से। एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है रिचर्ड फीमैन। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। एक चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड में आपको पता है कि 8 कॉलम 8 रो होते हैं। मान लीजिए कि 8 है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 8 हैं। 2 खेलने वाले होते हैं, बैठा देते हैं। कोई एक बहुत प्यारा सा नाम लेते हैं, उस नाम को हम पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे। पूरे चैप्टर नहीं, पूरे फिजिक्स में यूज़ करेंगे। चलो कुछ सोचते हैं नाम। एक बहुत प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है, एक प्यारी सी बच्ची इधर खेल रही है। सपोज इसका नाम प्रतिभा है, इसके अंदर बहुत प्रतिभा है, और इसका भी नाम इसी की बहन प्रज्ञा है, ठीक है। एक प्यारी सी बच्ची और बैठी हुई है जो इस पूरे गेम को देख रही है, जिसको चेस खेलने बिल्कुल भी नहीं आता है। इसको कुछ भी नहीं पता कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। इसका नाम क्या है? आज हम सारे नाम को प्र से यूज़ करेंगे। इसका नाम प्रतीक्षा समझ लीजिए, प्रतीक्षा। और इससे भी एक छोटी बच्ची है जो कहीं दूर बैठी हुई है, कहीं दूर बैठी हुई है, ठीक। इसका कुछ नाम रख देते हैं, प्राची। काफ़ी अच्छा नाम बन गया, प्रज्ञा, प्रतिभा, प्राची, प्रतीक्षा। चलिए देखते हैं। चेस होता है, आपको पता है कि हिंदी में बोले तो आगे ये प्यादे होते हैं जिसको बोला जाता है, और उसके पीछे हाथी, घोड़े, ऊंट, बकरी, राजा, रानी सब होते हैं। सेम यहाँ भी होते हैं। तो रिचर्ड फीमैन ने बहुत ही अच्छे तरीके समझाया है। सबसे पहले प्रतिभा ने क्या किया कि अपने एक प्यादे को एक कदम आगे चला। आपको सबको पता होगा थोड़ा बहुत कि ये प्यादा जो होता है एक कदम आगे चलता है। प्रज्ञा ने भी एक कदम आगे चला, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा ने देखा, इसको बताया कि अरे प्राची, एक कदम इसने प्यादे को आगे चला है, एक कदम इसने भी चला है। इसने कहा बहुत बढ़िया, मतलब प्यादा जो है एक कदम आगे चलता है, ठीक है, बात तो सही है अभी तक। फिर प्रतिभा ने क्या किया, अपने ऊँट को उठाया और इस तरीके से तिरछा चला। ये चौंक गई कि ये सीधा चला तो ये तिरछा क्यों चला। चलो ठीक है, चला। इसने बताया कि ऊँट जो है तिरछा चला। इसने बोला चलो बढ़िया है, चला।
इसने अपने घोड़े को उठाया 1 2 हाफ, ढाई चला, घोड़ा ढाई चलता है। इसको बड़ा अजीब लगा कि कोई तिरछा चल रहा है, कोई सीधा चल रहा है। ये 2.5 कदम चल दिया, चलो ठीक है 2.5 कदम चला, बताया इसको। एक टाइम आया कि जब इसका ये प्यादा यहाँ पहुँच गया और प्रज्ञा का यहाँ पहुँच गया आपका, ठीक है। इसने क्या किया कि आपको पता है कि प्यादे जो है तिरछे मारते हैं, इसने मारा, इसको क्रॉस कर दिया। ये क्या शौक में आ गई कि अब तक प्यादा सीधा चलता था, अब ये तिरछा कहाँ से चल गया। इसने इसको बताया प्राची को कि प्राची ये तो तिरछा चला और मार दिया। इसको विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। फिर बोला नहीं ऐसा हुआ है। तो बोला चलो ठीक है। तो उसने क्या किया, जब प्यादे का जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट ला दिया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया कि ये चलता तो सीधा है लेकिन किसी को मारना होता तो तिरछा मारता है। इसी तरीके से सारे गेम चलते रहे, सारे इसने एक्टिविटी को देखते रही प्रतीक्षा। देखते 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 सारा गेम ख़त्म हो गया। बात तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। तो क्या आप बताइए कि प्रतीक्षा क्या इस सारे गेम को एक बार में देख करके सीख पाई होगी? नहीं सीख पाई होगी, क्योंकि जितनी बार इसने कुछ सीखने की कोशिश किया होगा उतनी बार तो वो होगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में कुछ अलग चाल चली होगी, कुछ अलग तरीके से मरा होगा, कुछ अलग प्रोसेस में हुआ होगा, कुछ अलग सर्कमस्टेंस को फॉलो हुआ होगा इसमें। तो क्या कर रहे हैं हम कि बार बार सीखने की कोशिश करिए, हर बार सीखने की कोशिश करिए, हर बार कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। तो रिचर्ड फीमैन ने बताया कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये आपका नेचर है। नेचर मतलब फिजिकल वर्ड, ये आपका फिजिकल वर्ड है। और जिस तरीके से चल रहा है ये नेचर, जिस तरीके से नेचर में कोई काम हो रहा है और जो इस काम को ये बता रही है, इसको लॉ बोलते हैं, इसको फिजिकल लॉ बोला जाता है। और जितना चलने का तरीका है ये कि हाथी आपका सीधा चलता है, राजा रानी कहीं भी चल देते हैं, ऊँट आपका तिरछा चलता है, ये आपका जो चलने का तरीका ये आपका फिनोमिना है, ठीक है। और जो ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपके हमारे बीच जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट हैं, और जो साइंटिस्ट लॉ को बता रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में फैल रही, जो हमारे पास तक आपके पास तक आ रही है, ये आपके पब्लिक हैं। इसको इस तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश रिचर्ड फीमैन ने किया है। तो ये आपका एक नेचुरल वर्ड हो गया है जिसको फिजिकल वर्ड भी बोलते हैं। और जो इसके तरीके चलने के कि प्यादा आपका सीधा चलता है, तिरछा मारता है, हाथी सीधा चलता है, और ऊँट आपका तिरछा चलता है, हाथी सीधा चलता है, घोड़े आपके ढाई चलते हैं, ये आपका फिनोमिना है कि इस फिनोमिना के हिसाब से ही इसमें चलना है। बार बार जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रतीक्षा जी हैं, ये साइंटिस्ट हैं और इसको बार बार ऑब्जर्व कर रही हैं, बार बार एक नया लॉ बना रही हैं और बार बार लॉ बना करके उसमें इंप्रूवमेंट कर रही हैं, देख रहे हैं कुछ चेंजेस हो रहा है, थोड़ा चेंजेस हो रहा है, इंप्रूवमेंट कर रही हैं, बार बार इंप्रूवमेंट जो कर रही हैं ये साइंटिस्ट हैं। और जो इंप्रूवमेंट करके बार बार निकाल के दे रही हैं, ये आपका एक लॉ निकल के आ रहा है जिसे हम बुक्स पढ़ते हैं और चीज़ों में देखते हैं, यही आपका है। ये रिचर्ड फीमैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक फिजिक्स को समझाने की कोशिश किया है कि हम इस नेचर को पूरी तरीके से कभी भी नहीं समझ सकते हैं और हम बार बार समझते जाएंगे, बार बार एक नई चीज़ें आती रहेंगी, लॉ आते रहेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब इस चीज़ों को समझने के लिए हर चीज़ में एक नई चीज़ आ रही है। क्या है कि सारी चीज़ों को समझने के लिए एक हमें किसी न किसी फिजिकल चीज़ों को समझने की क्वांटिटी की जरूरत पड़ी होगी, ठीक है। इसको हम इरेज कर दें। रिचर्ड फीमैन, नाम याद रखिएगा, रिचर्ड फीमैन है। क्वांटिटी, तो इस पूरे क्वांटिटी को समझने के लिए, इस सारे चीज़ों को समझने के लिए हमें कोई ना कोई क्वांटिटी का यूज़ करना पड़ा होगा जिसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसका शॉर्ट फॉर्म में आज के बच्चे PQ बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं। द क्वांटिटी which
कैन बी मेजर्ड which can be measured by an instrument and describe the law of physical world. The laws of physical world. ठीक है, क्या है फिजिकल क्वांटिटी? कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वह क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है किसी एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा। अलग अलग क्वांटिटीज़ को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। एंड डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड। और फिजिकल वर्ड को डिस्क्राइब किया जा सकता है, वही आपकी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू एन मल्टीप्लाई बाई यू। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन मल्टीप्लाई बाई यू। ठीक है, अब एन यू, यू क्या चीज़ है? चलिए देखते हैं। ठीक है, एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या है? यूनिट। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, वही आपकी यूनिट है। न्यूमेरिकल का मतलब यह है कि नंबर ऑफ टाइम ऑफ यूनिट। और यूनिट क्या है? एक कंपैरिजन है। आप देखिए, जैसे एक कोई नंबर है, जैसे आप किसी चीज़ को एक एग्जांपल एक समझते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल लेंगे, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल कोई लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक हाथी है, एक एलिफेंट है। वो जो है लगभग 100 कुछ भी ले लेते हैं डॉग के बराबर है। ठीक है, एक एलिफेंट है, ये 100 डॉग के बराबर है। तो ये आपका 100 क्या चीज़ है? ये कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और किसके कंपैरिजन में हम एलिफेंट को देख रहे हैं? डॉग के कंपैरिजन में देख रहे हैं कि 100 डॉग्स के बराबर एक एलिफेंट है। तो ये आपका क्या हो गया? ये यूनिट हो गए। मतलब हम जिस बेसिस पे मेजर कर रहे हैं ये आपका डॉग्स हो गया, और जिसको मेजर कर रहे हैं ये आपका एलिफेंट हो गया। ये आपकी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आया? और भी चीज़ों को ले सकते हैं। मान लीजिए कह दिए कि अ मैन इक्वल टू 4 डॉग। अब ये डॉग क्या है? एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी यूनिट हो गई है कि एक हम कंपेयर कर रहे हैं, एक मैन को कंपेयर करें एक डॉग के वेट से, कि एक 4 डॉग के इक्वल एक मैन है। तो ये आपकी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी, और ये आपका यूनिट हो गया। ठीक है, ये आपका कंपेरिजन न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितने टाइम या कितना गुना एक मैन जो है कितना गुना डॉग का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लिया। चलिए चलिए नेक्स्ट रीडिंग लगाइए। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ पी क्यू। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 3 तरह की होती है। अभी तक आप लोग शायद 2 तरह के जानते रहे होंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह की होती है। सबसे पहली फंडामेंटल पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड नंबर आपका आता है डेराइव्ड पी क्यू। और थर्ड क्या है?
थर्ड है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री PQ। चलिए अब ये नई कौन सी बला आ गई, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। समझेंगे, एक एक को समझेंगे, सारे क्वांटिटीज़ का फील लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करेंगे, जिससे कि आपका आगे के कंपटीशन के सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएं। बात इतनी समझ में आई कि फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। चलिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। पहला हम देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होता है, देखिए नेचर को समझने के लिए, हमें फिजिकल वर्ड को समझने के लिए 7 क्वांटिटी बनाई गई। जैसे कि एक पूरे सेंटेंस को समझने के लिए इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी तरीके से नेचर को समझने के लिए 7 क्वांटिटी बनाई गई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई गई, जिससे हम पूरे नेचर को समझ सकते हैं, एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। इसको हम कॉलम बना समझते हैं और साथ में इसको यूनिट और सिंबल देखते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी पहली है आपकी लेंथ। लेंथ की यूनिट आप सब जानते हैं, मीटर होती है। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम। दूसरी यूनिट है आपकी, क्वांटिटी है आपकी मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, इसको हम केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा है आपका टाइम। टाइम का यूनिट होती है एसआई यूनिट। हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एसआई यूनिट की। आप मिनट और घंटे में मत जाइएगा, सिर्फ एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम। तो टाइम की एसआई यूनिट होती है आपकी सेकंड, और इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। फोर्थ आपकी होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, और इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। फिफ्थ नंबर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो एसआई होती है एम्पियर होती है, और उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। 6 नंबर पे आपकी आती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये क्या नया बात आ गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट? सर जी को समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्लास 9th में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो समझ में नहीं आया होगा, आगे हम समझ लेंगे इसको। इसकी यूनिट होती है कैंडेला। लाइट को हम कैंडेला मापते हैं, इसको हम लिखते हैं CD। और लास्ट आपकी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होती है, और इसको MOL मोल से करते हैं। तो आपकी ये 7 SI यूनिट है। लेंथ यूनिट मास मीटर, सिंबल मीटर है। मास किलोग्राम, केजी। टाइम सेकेंड, स्मॉल एस डिनोट करते हैं। टेम्परेचर जिसको मापते हैं हम केल्विन में, और इसका सिंबल होता है के। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको हम यूनिट होती है एम्पियर, और आपका सिंबल है कैपिटल ए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैंडेला से मापते हैं, और इसकी यूनिट होती है आपकी CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको यूनिट होती है मोल, और इसको MOL लिखते हैं। तो यही आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटी है, जिससे हम पूरे नेचर की, पूरे फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी फार्मूला, कुछ भी समझने में हमारी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? मिटा दें, छाप लो, छापने तो हम लिखे थे। चलो ठीक है, आगे आता है दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वह फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी होती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। विच आर, इसकी पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है उसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे सबसे छोटी चीज शुरू करते हैं जो आपको सबसे पहले पढ़ाई जाती है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, अब आपको पता है कि जो इसकी यूनिट होती है लेंथ इंटू ब्रीथ होती है, एल इंटू बी। अब एल को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और ब्रीथ को मीटर में मेजर करते हैं, ये होती है मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर एक यूनिट हो गई, एक कंपेरिजन हो गया, तो ये आपकी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स का न्यूटन होता है। अब ये सर कह रहा मत कि सर न्यूटन तो एक सिंगल वर्ड है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये फिजिकल वर्ड फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन फंडामेंटल नहीं, डेराइव्ड है। एक्चुअली क्या होता है, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है, इसलिए एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से बहुत है, जैसे प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। इसको ही लिख सकते हैं हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कैंसिल, इसको मीटर के ऊपर भेजेंगे या नीचे रहने देंगे तो लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी प्रेशर की यूनिट हो गई। तो ये आपका होगा क्या, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आपका एक आखिरी बचता है, मिटा दे। नेक्स्ट आपका सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ दो होती है, एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, एंगल हर कोई समझता है। एंगल क्या होता है, क्या होता है एंगल, किसी दो लाइन को ज्वाइन किया जाता है तो ज्वाइन करने पर जहां ज्वाइन पॉइंट होता है वहां पे एक ऐसा कुछ बनता है, इसको ये एंगल बोलते हैं। अब आपको पता है कि दो लाइन के बीच ये जो कर्वेचर पाथ होता है इसको आर्क बोला जाता है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं और ये जो आपकी लाइन होती है रेडियस होती है, ऐसा ही कुछ होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ऐसी जो यूनिट होती है रेडियन होती है, रेडियन को हम डिनोट करते हैं पाई से, रेडियन होती है। बहुत इसमें डीप बताने की जरूरत है नहीं, आप जानते ही होंगे कि अगर 90 डिग्री है तो इसको लिखते होंगे रेडियन बाई 2, 180 डिग्री है तो सिर्फ रेडियन लिखा जाता है क्योंकि एक रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू होता है। ठीक है, सॉलिड एंगल की बात करते हैं हम। सॉलिड एंगल थोड़ा समझने के लायक है, थोड़ा नया आपके लिए हो सकता है। आप लोग आइसक्रीम खाते हैं कोन वाली, तो जो आइसक्रीम कोन वाली होती है सो जो नीचे पार्ट होता है, एक्चुअली ये सॉलिड एंगल होता है, ये 3D होता है, 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो जब आप कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं तो जो कोन वाली आइसक्रीम जाके नीचे एक पतला सा जॉइंट होता है, कुछ ऐसा होता है, तो ये पतला जॉइंट होता है, ये जॉइंट होता है। ये जो जॉइंट होता है
यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनाता होगा, थीटा एंगल बनाता होगा, तो इसको ही बोला जाता है सॉलिड एंगल। अब आपको पता है कि ये एक सर्कुलर होता होगा, यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ एरिया होता है, तो थीटा का यहाँ फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन यही लेंथ, रेडियस। थीटा एरिया अपॉन रेडियस। इसकी जो यूनिट होती है ये होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होती है। इसको डिनोट करते हैं हम ST से, और हाँ आपका जो रेडियन को डिनोट करते हैं RED से, रेडियन से। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। सॉलिड एंगल और एंगल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं, नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका हमें घंटों से इंतजार था। नहीं घंटों नहीं, कुछ मिनटों से, मिनटों से इंतजार था, घंटों से नहीं। डायमेंशन, डायमेंशन बहुत अच्छे से समझिएगा डायमेंशन को। डायमेंशन सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल पढ़ के आए हुए हैं, तो सभी फंडामेंटल क्वांटिटी को का एक डायमेंशन होता है, एक वर्ड से हम डिनोट करते हैं डायमेंशन। सबसे पहले हम डायमेंशन को लिखते हैं, फिर उसका डिफिनेशन समझते हैं। जैसे लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है, आप इसको रट डालिएगा, एक कैपिटल L होता है। मास, मास तो कैपिटल M होता है। टाइम कैपिटल T। उसके बाद आपका क्या था, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम थीटा से डिनोट करते हैं, और किससे पता नहीं किससे करते हैं, केल्विन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से, एम्पियर। कहीं कहीं आपको I भी मिल सकता है, I, कैपिटल I मिल सकता है कहीं कहीं। उसके बाद आपका आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल C से, और आपका लास्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को हम डिनोट करते हैं M और L। जनरली हम तीन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। चलिए थोड़ा इसका हम डिफिनीशन समझते हैं। डिफिनीशन, डिफिनीशन को लिखते हैं। डिफिनीशन आपका होता है कि डायमेंशन आर द पावर ऑफ द पावर टू which the fundamental unit to order in express the derived unit of a quantity। डेफिनेशन है आपका ये कि डायमेंशन ऑफ द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर राइज्ड, फंडामेंटल यूनिट आर राइज्ड टू ऑर्डर द एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपका डायमेंशन का डेफिनेशन होता है कि किसी भी डेराइव्ड यूनिट का को फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करना, फंडामेंटल यूनिट आर राइज्ड टू ऑर्डर द एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी, डायमेंशन होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं। जैसे एरिया, एरिया का आपका फॉर्मूला होता है, यूनिट होता है आपका मीटर स्क्वायर। अब अभी आपको पता है कि लेंथ को हम डायमेंशन में L लिखते हैं, L है आपका, और यहाँ पे मीटर है, मीटर का स्क्वायर है, L का स्क्वायर, सिंपल तरीके से।
एरिया का हो गया एल पे पावर 2, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है आपका मीटर क्यूब एल पे पावर 3। जैसे आपका फोर्स होता है, फोर्स, ऐसे हम बहुत से फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशंस निकालेंगे, इसी वीडियो में निकालेंगे हम। फोर्स होता है, फोर्स का आपका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हो गया कि किलोग्राम को मास है, कैपिटल एम होता है, मीटर है, मीटर का एल लिखते हैं हम, पर सेकंड है, मतलब ऐसे लिखेंगे, सेकंड को हम टी लिखते हैं, टी का स्क्वायर है, टी पे पावर 2। इसको ही हम लिखते हैं एम एल टी का पावर -2। ये फोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डायमेंशन आप याद रखिएगा कि ये फोर्स का डायमेंशन है आपका एम एल टी पे पावर -2। ठीक है, बता दें, आगे हम और समझते हैं। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देखते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं। जैसे आपका होता है वेलोसिटी। देखिए, हम डायमेंशनल फार्मूला को यूनिट से भी कर सकते हैं। यूनिट अगर वेलोसिटी की यूनिट हमें पता है तो भी ठीक है, फार्मूले से भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से देख लेंगे। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ होता है अपॉन टाइम, एल टी पर -2 -1। ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 l t पर -1। इसको इस तरीके से लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन मास 0, इन लेंथ 1 एंड इन टाइम -1। सेकंड नंबर जैसे है, सेकंड नंबर ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का होता है 1/टाइम, टाइम पीरियड। तो टाइम का डायमेंशन टी होता है, आपका था -t। डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t पर -1। ठीक है, जैसे और है, और क्या हो सकता है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, यूनिट से देख लेते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर एल और सेकंड स्क्वायर टी पर -2। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m0 l t पर -2। क्लियर है इतना? नेक्स्ट एक्सेलरेशन, ऐसे बाद फोर्स है, फोर्स का देख लेते हैं। ये सब छोटे छोटे डायमेंशनल फार्मूला है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम का मास, मीटर है तो एल, और पर सेकंड स्क्वायर है टी पर -2। 5 नंबर जैसे इम्पल्स है। इम्पल्स फार्मूले अभी आपके नए हैं, अभी आगे चल के अभी सब चीज़ों को पढ़ोगे। इम्पल्स का होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है कि m l t -2 टाइम t है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m l t -2 और माइनस, ये प्लस है माइनस है तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, -1। ये इम्पल्स का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, तो वर्क का फार्मूला जो होता है, वर्क का फार्मूला होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। या फिर अगर इसकी यूनिट से हम देखते हैं तो यहाँ भी यूनिट से हम देख लेते हैं। फोर्स का क्या हो गया, m l t -2 और डिस्प्लेसमेंट है, मतलब लेंथ की बात हो रही है, लेंथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m l2 t -2। ठीक है, आगे कुछ देखते हैं और भी। पावर
पावर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क आप सीधे यहाँ से देख लो कि mL2t-2 टाइम है, टाइम अपॉन में है तो यहाँ -1 हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा आपका mL2t-3। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट आपका मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होती है। अभी आप आगे पढ़ोगे सब चीज़ों को, अभी हम बस डायमेंशन को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट कुछ डायमेंशन से इसको याद करते हैं। मास का डायमेंशन आपका m होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन आप सीधे सीधे याद कर लो यहाँ से, LT-1, LT-1। तो इसका आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mL/T-1। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए इतना, मिटा दे। देखते हैं प्रेशर का, तो पता 8 नंबर, 9 नंबर में प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मूला यूनिट सेम होती है। स्ट्रेस और प्रेशर की, स्ट्रेस इसकी यूनिट होती है, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट होती है फोर्स। फोर्स का क्या हो गया? mL/T-2, और एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला mL/T ऐसे लिखेंगे, m सिंगल है यहाँ पे 1, L यहाँ पे 2 टाइम है, 2 टाइम ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पे, और T-2। ये आपका क्या हो गया? प्रेशर या फिर स्ट्रेस हो गया। 10 नंबर में स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, लेंथ की बात हो रही है L, यहाँ भी लेंथ की बात हो रही है L, पूरा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा mL0T-M0T0L0T0। क्लियर है इतना? कुछ और देख लेते हैं। जैसे होता है कि आपका सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपका होता है फोर्स अपॉन लेंथ लेंगे हम, लेंथ होता है स्मॉल l। तो फोर्स का आपका डायमेंशन आपको पता है कि mL/T-2 अपॉन लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन आपका l होता है, आपने पहले देखा हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ से l ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा तो आपका हो जाएगा mL0T/-2। ये आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है। ठीक है, मॉडुलस इलास्टिसिटी देख लेते हैं। मॉडुलस इलास्टिसिटी आप सब आगे पढ़ोगे, इसलिए घबराइए मत कि सर नई नई चीज़ें क्या फॉर्मूला कहाँ से आ रहे हैं, आप इसको सब आगे पढ़ोगे। मॉडुलस इलास्टिसिटी, मॉडुलस इलास्टिसिटी फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, STRESS अपॉन स्ट्रेन। अभी आप दोनों देखे हो, स्ट्रेन और स्ट्रेस का रख दीजिए सीधे सीधे, अगर आपको लर्न रहेगा तो सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं। स्ट्रेन का आप देखें M0L0T-0, क्या हो गया आपका? 0 है तो कुछ नहीं, सेम आ जाएगा mL-1T-2। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर मान लीजिए आप क्या है कि सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अभी आप लोगों ने एनर्जी का डायमेंशन निकाला था, एनर्जी का डायमेंशन आपको याद होगा तो देख लेना। एनर्जी का डायमेंशन होता है
L2T-2 अपॉन एरिया, एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पे L का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा M L कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, T/-2। सिंपल सा है सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सर्कुलर मोशन में। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका एंगल अपॉन टाइम। हाँ, अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है कि अभी आप लोगों ने जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी देखा था, जिसमें आपका वो रेडियन और स्टेरेडियन, एंगल और सॉलिड एंगल था। एंगल और सॉलिड एंगल के पास यूनिट तो होती है, लेकिन ये डायमेंशन नहीं होता है। तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल के पास, सप्लीमेंट्री डायमेंशन वो क्वांटिटी के पास, फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट तो होती है, बस वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो डायमेंशन लेस होते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा तो यहाँ पे क्या है कि कुछ भी नहीं है तो सीधे से 0 कर सकते हैं कि मान लीजिए L0 है आपका और यहाँ पे टाइम T है, तो आपका सिंपल सा अगर T/-2, T/-1, इसका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा M0 L0 T/-1। क्लियर है इतना? चलिए बहुत बढ़िया। 15 नंबर देख लेते हैं हम। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका फार्मूला होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी आपने देखा कि T-1 होता है अपॉन टाइम, नीचे है तो आ जाएगा ऊपर T-2 हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा M0 L0 T/-2। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ आगे देखते हैं और भी। बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है हाँ एनर्जी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम अपॉन एरिया। ये टोटल का एरिया होता है। क्या बनेगा इसका एनर्जी अपॉन टाइम? एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ML2 T/-2 अपॉन टाइम। टाइम है डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, टाइम का टाइम हो जाएगा। इतना तो अब बेसिक मैथ बताने की जरूरत है नहीं आपको। और एरिया, एरिया का होता है L²। आपका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा क्या, T है, T ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और L है, L² ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, L0 T/-3। ठीक है, ये आपका होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव। उसके बाद आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला बनता है इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव। इसको हम क्या लिख देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव लिख देते हैं। मान लीजिए इंटेंसिटी ऑफ वेव अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। तो हम लोग देखे हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। सब आपको पता चलेगा जब आगे पढ़ेंगे। डायमेंशन देखेंगे, मास का होता है m, और वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी आप लोग को देखा हुआ था v² है, तो L/T-1 का स्क्वायर, ML²T-2। ये आपका होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला आपका यही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी का फॉर्म, आपका एनर्जी का डायमेंशन यही आता है, पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी का जब देखेंगे फार्मूला होता है m मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई बाई एच, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होता है आपका h होता है। ठीक है, देखते हैं मास का डायमेंशन आपका कैपिटल M होता है। एक्सेलरेशन, अब आप चाहे एक्सेलरेशन ले लीजिए, इसी को अगर हम स्मॉल जी भी बोलेंगे तो डायमेंशन सेम होता है, तो आपका होता है एल टी पर -2, और हाइट है, हाइट को लेंथ में मापते हैं तो कैपिटल एल होता है। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, कैपिटल एम एल और एल स्क्वायर हो जाएगा टी पर -2। एनर्जी का कहीं भी डायमेंशन ऑलवेज सेम होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देख लेते हैं। कैपिटल जी फार्मूला इसका एक्चुअली ये होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट का देखना है तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कैपिटल F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, डायमेंशन देख लेते हैं। F का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन अभी आपको बताया जा चुका पहले ही, m l t पर -2, r स्क्वायर है, रेडियस को हम लेंथ में मापते हैं कैपिटल L का स्क्वायर अपॉन, ये मास है ये भी मास है, दोनों लिख लेते हैं, मास है। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं, नीचे है माइनस में, स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो 2 टाइम ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे m है तो हो जाएगा कैपिटल M पे -1, और यहाँ पे L2 है, हाँ ठीक है L2 है तो L -2 ही रहने वाला है, सॉरी L3 है, यहाँ L है, L पे 3 हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा, और T है, T पर -2 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, तो 4 और हम देख लेते हैं, बाकी आप अपने मन से लगाएंगे, मिटा देते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का पहले बात फार्मूला क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है v² अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है v² अपॉन r। तो v है वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पहले बताया जा चुका है कि l t पर -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन रेडियस को हम l से ही नोट करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला आपका हो जाएगा, l है यहाँ ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो l पर 0 और t पर 0 नहीं होगा, इसको आप स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर यहाँ स्क्वायर आएगा, l एक ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो l 1 बचेगा यहाँ पे, और t पर -2। इसका डायमेंशनल फार्मूला जब लिखेंगे हम तो डायमेंशनल फार्मूला आपका हो जाएगा m पे 0 है, कुछ नहीं है तो m 0 होगा, l पर 1 t पर -2। ये आपका बनेगा डायमेंशनल फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगला देख लेते हैं। हाँ, कुछ इसमें और भी देखते हैं। चार्ज देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में आ जाते हैं। चार्ज का फार्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। करंट है, करंट का क्या फार्मूला होता है, करंट का आपको डायमेंशन पहले बताया जा चुका है, फंडामेंटल यूनिट्स में बताया जा चुका है। करंट को हम एम्पियर यानी ए से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा, एम पे कुछ भी नहीं है 0 है, एल में कुछ भी नहीं है 0 है, ए है और टी है। ये आपका चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, पोटेंशियल देख लेते हैं जिसको वोल्टेज बोला जाता है। पोटेंशियल देख लेते हैं। पोटेंशियल का आपका फार्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है। इसका
वर्क है, आप लोगों को भी बताया जा चुका है कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है बच्चों। एल का वर्क का डायमेंशन होता है ml² T/-2। और चार्ज है, चार्ज का आप डायमेंशन यहाँ देख रहे हैं, चार्ज है अपॉन में, तो सीधा सीधा लिख दीजिए A और T, ठीक है। ऊपर जाएगा तो बचेगा ml, l नीचे कुछ भी नहीं, तेल स्क्वायर ही रहेगा। T यहाँ 2 है, ये ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, T -3 और A -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है ठीक है। 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर में आपका मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, थोड़ा मैग्नेट चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है आपका F/IL। F आपका फोर्स है, I आपका करंट है और L आपका लेंथ है। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है ml T/-2, करंट A होता है और L होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, M आपका एज इट इज रह जाएगा, L आपका यहाँ 1 है, यहाँ -1 0 हो जाएगा, T -2 ही है और A आपका -1 हो जाएगा। ये आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड का। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं हम, हीट में देख लेते हैं, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है, चलो हम आगे बढ़ेंगे। लेटेंट हीट का जो फार्मूला होता है हीट एनर्जी अपॉन मास होता है। हीट एनर्जी अपॉन मास। अब आपको पता है कि एनर्जी का डायमेंशन हमेशा सेम रहने वाला है, तो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी अपॉन मास। एनर्जी का आपका होता है ml2 T/-2 और मास है, अपॉन में मास है, तो आपका हो जाएगा कैपिटल M। T/-2 ये आपका डायमेंशन हो गया। लगभग हम लोग 25 डायमेंशन देखे हुए हैं। 25 डायमेंशन अभी ऐसे देखते चलेंगे तो बहुत डायमेंशन होंगे, लगभग इन्फिनिटी आप बोल सकते हो कि डायमेंशन होंगे। तो सारे बोर्ड पे नहीं करा सकते हैं, तो आप लोग उसमें देखिएगा। बाकी इस पार्ट 1 में बस इतना ही। अब आगे पढ़ने वाले हैं होमोजेनिटी, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत।